नमस्कार दोस्तों, आज मैं मुगल काल की कुछ महिलाओं के बारे में आपसे बात करूंगा। हेरम चतुर्वेदी के माध्यम से आप जानते हैं कि इतिहास के हर कालखंड में महिलाएं हाशिए पर ही रही आई हैं। कारण उसका पितृसत्तात्मक पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्थाएं रही होंगी। इसमें दास्तान मुगल महिलाओं की और जो ब्रिटिश ट्रेवलर्स हैं, उनके जो ट्रेवलॉग्स हैं, उनके जो यात्रा वृतांत हैं, उसको आधार बनाकर हेरम चतुर्वेदी ने लिखा है। और इसमें चंगेज खां की एक पुत्रवधू हैं इरबस्कुन, महारानी औरनाह खातून है, ईशान दौलत खानम है जो बाबर की नानी है, एक बहुत ही बुजुर्ग स्वप्नदृष्टा है जो बाबर की मार्गदर्शिका होती थी। अकबर की एक मां है हमीदा बानो बेगम, और एक बहुत मशहूर शासिका होती है हरम बेगम। और अनारकली तो आपने सुनाई है। तो आइए हम अनारकली के बारे में हेरम चतुर्वेदी ने जो लिखा है, 6 पेज की कहानी है। हम आपको 3-3 पेज की के 2 एपिसोड्स में मैं सुनाता हूं। अकबर ने बड़ी आरज़ू मन्नतों के बाद शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रार्थनाओं के बाद एक पुत्र पाया था। इस पुत्र का जन्म बुधवार की दोपहर 30 अगस्त 1559 को अकबर के आगरा के राजमहल में न होकर उस काल के विख्यात सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के कानखाह में हुआ था। अतः उसका नाम सलीम रखा गया, मोहम्मद सुल्तान सलीम। किंतु शेख सलीम चिश्ती के नाम पर नामकरण के ही कारण अकबर उसे प्यार से शेखू बाबा ही पुकारता था। उसके जन्म के लिए भारत के प्रथम सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए वह शुक्रवार 20 जनवरी 1570 को पैदल अजमेर जियारत करने के लिए चल पड़ा था। औसतन 14 मील प्रतिदिन चलकर उसने आगरा से अजमेर की 228 मील की दूरी 16 दिनों में पूरी की। रविवार 5 फरवरी या अपने प्रस्थान के 17वें दिन अजमेर दरगाह में पहुंचा था। उससे पूर्व अकबर की एक पुत्री फातिमा बेगम, बेवा पुत्र हसन व हुसैन व अन्य बच्चे भी जन्म के कुछ फासले पर ही मरते रहे थे। अतः मरियम उस जमाने जो एक राजपूत राजकुमारी थी, जो राजा भारमल की पुत्री थी, उसी के इस पुत्र सलीम के लिए अकबर वहां गए थे। अकबर ने आयोजना का समा बांध दिया था। अकबर के जन्म के उपरांत अकबर अत्यधिक प्रसन्न था। उसे अपना एक वैध उत्तराधिकारी या वली अहद मिल गया था। इतना ही नहीं, सलीम का जन्म इस मायने में भी सौभाग्य का श्री गणेश था क्योंकि 21 नवंबर 1559 ईस्वी में ही एक अपनी और महिला पत्नी से अकबर को पुत्री शाहजादा खानम की प्राप्ति हुई। इसमें एक शब्द का प्रयोग है जिसे मैं आपत्तिजनक मानता हूं, इसलिए शब्द का यहाँ पे हमने उसका उपयोग नहीं किया। ये माने कि एक सामाजिक रीति रिवाज से एक ब्याहता पत्नी और एक जो दूसरी पत्नी होती है उसकी जो पुत्री शाहजादा खानम की प्राप्ति हुई। शेख सलीम के ही कानख्वाह में उसकी गर्भवती पत्नी ने मुराद को 7 जून 1570 को जन्म दिया तथा उसके 2 वर्ष बाद 9 सितंबर 1572 को तीसरे और सबसे छोटे पुत्र दानियल का जन्म भी वही हुआ। सलीम जब मात्र 15 वर्ष का था तब उसका विवाह आमेर के शासक राजा भगवान दास अकबर के साले व सलीम के सगे मामा की पुत्री मानबाई से निश्चित हो गया।
तथा 13 फरवरी 1585 ईस्वी में यह विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इसकी पत्नी का नाम शाह बेगम हुआ, क्योंकि उसी ने खुसरो के जन्म के साथ सलीम को पुत्र व वली अहद प्रदान किया था। किंतु 1 वर्ष बाद तो सलीम ने अपने हरम में और उसके निर्माण में सारे मानदंड तोड़ते हुए 1586 ईस्वी में ही उदय सिंह या मोटा राजा की पुत्री जगत गोसाई या जोधाबाई, बीकानेर के राय राम सिंह की पुत्री एवं सायद खां गखर की पुत्री से क्रमशः विवाह किए। उसके अगले 10 वर्षों में उसने 16 अन्य महिलाओं से विवाह किए। विवाहों निकाहों का यह क्रम उसके सिंहासनारोहण के बाद भी चलता रहा और उसने राणा सिंह की पुत्री रामचंद्र बुंदेला की पुत्री एवं मेहरुन्निसा से भी विवाह किए। उसकी पत्नियों उपपत्नियों की कुल संख्या 300 थी। 1591 में ही अकबर को जबरदस्त पेट में दर्द हुआ। दर्द की बेहाली में उसने सलीम पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया कि उसने षड्यंत्र को साकार रूप देने के लिए शाही चिकित्सक हकीम हुमायूं को अपनी ओर कर लिया था और उसी के माध्यम से अकबर को विषाक्त भोजन दिलवाया था। आधुनिक आहार विशेषज्ञ डाइटिशियन की भांति मुगल काल में मुख्य चिकित्साधिकारी ही शाही रसोई घर का अध्यक्ष होता था। इस रूप में बादशाह को दिए जाने वाली प्रत्येक खाद्य पदार्थ एवं द्रव्यों के लिए वही उत्तरदायी होता था। बादशाह को कोई भी चीज दस्तरखान पर उसकी पूरी जांच के बिना नहीं पहुंच सकती थी। मध्यकालीन इतिहासकार बदायूं बताता है कि अकबर ने कहा कि शेखू बाबा, ये समस्त सल्तनत तो तुम्ही को विरासत में मिलनी है, तो तुम्हें मेरे ऊपर ऐसा आघात करने की क्या आवश्यकता थी। मेरा जीवन लेने के लिए भी तुम्हें अन्यायपूर्ण प्रयास करने की जरूरत नहीं थी। तुम मुझसे मेरा जीवन ही मांगते तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें वह भी खुशी खुशी दे देता। इस पूरे षड्यंत्र में सलीम की संलग्नता का प्रमाण इस तथ्य से भी हो जाता है कि उसने अपने छोटे भाई मुराद की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गुप्तचर लगा दिए थे ताकि सिंहासन तक उसका मार्ग निर्विघ्न हो सके। इस विषय पर और अधिक प्रकाश इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि बदायूं की लेखनी की गति शनैः शनैः धीमी होती चलती है और वह बहुत कम लिखता है और 1595 में आते आते तो उसका विवरण समाप्त ही हो जाता है। अबुल फजल अकबर का अभिन्न मित्र व मुख्य सलाहकार था। वह भले अप्रीतिकर बातें क्यों कर लिखने लगा, पर्दे के पीछे के षड्यंत्रों पर तो मुगल इतिहासकारों ने न बोलना ही कूटनीतिक कला मान लिया। डॉक्टर बेनी प्रसाद जैसे आधुनिक इतिहासकार की राय में अकबर व जहांगीर के समकालीन इतिहासकारों में न तो साहस था और न ही निष्पक्षता, अतः हमें बहुत सी सूचनाओं से वंचित रहना पड़ता है। अतः 1595 से 1598 ईस्वी तक की अवधि का कोई प्रामाणिक इतिहास हमें प्राप्त ही नहीं है। अतः 1599 में जब ऐतिहासिक विवरण मिलने पुनः प्रारंभ होते हैं तब हम दक्खन में मुगल फौजों की निरंतर पराजय के मध्य वहां के प्रमुख सेनापति सुल्तान मुराद को विलासिता एवं व्यभिचारिता के कारण निष्क्रिय पाते हैं। अंततः अतिचारी जीवन शैली के चलते 2 मई 1599 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे सलीम को राहत तो मिलती है लेकिन अकबर को कष्ट होता है। पिता का स्नेह और बादशाह का संतुलन अकबर को एक अवसर देता है। वह सलीम की सत्ता एवं अधिकार की महत्वाकांक्षा को तुष्ट करने की गरज से
स्वयं दक्खन जाकर समस्त उत्तर भारत का प्रशासनिक दायित्व उसे सौंपता है। साथ ही राजा मान सिंह एवं शाह कुली खां जैसे सेनानायकों की मदद से उसे मेवाड़ अभियान का नेतृत्व भी सौंपता है, ताकि वो अपने कुकृतियों एवं व्यसनों से ध्यान हटाकर कुछ सकारात्मक कार्य संपादित करे एवं गुरुतर दायित्वों के निर्वहन से निर्वहन में मन लगाए। सलीम ने अपनी सेवाएं तो राणा के विरुद्ध भेज दी, किंतु वह स्वयं अजमेर में शिकार, सुरा, सुंदरी, नृत्य व संगीत में डूबकर लंपटता की पराकाष्ठा को छूने लगा। उसने भोग विलास के सारे मानदंड तोड़ दिए थे। स्वभावतः उसके कुटिल एवं षड्यंत्रकारी दिमाग में अकबर की सहनशीलता, उदारता ने गलत ख्यालों का बीजारोपण कर दिया। उससे लगने लगा कि अकबर स्वयं ही उसके लिए पद छोड़ने वाला है। उसकी अपनी आत्मकथा की स्वीकारोक्ति के अनुसार उसे कुछ गलत सलाहकारों ने भड़का दिया था कि दक्खन में व्यस्त होने के कारण वह अकबर की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर बादशाह बन सकता था। उसके मार्ग में बस एक ही अवरोध था, वह था उसका अपना ही साला तथा आमेर का राजा मान सिंह। किंतु उसके अपने सूबे बंगाल में अफगानों के विद्रोह से अव्यवस्था उत्पन्न होने से उसका वहां तुरंत रवाना होना अपरिहार्य हो गया और मान सिंह के बंगाल जाने से सलीम को मनचाही मुराद मिल गई। ये मित्र जिन्होंने उसकी महत्वाकांक्षाओं को और भी उद्वेलित किया था, उनमें प्रमुख थे शेख सलीम चिश्ती का पौत्र खुबू, जो उसका दूध भाई या बाल सखा था, सैयद अब्दुल्ला एवं जमाना बेग, जो आगे चलकर महाबत खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। मान सिंह को राजद्रोह की संभावना का एहसास हो गया था, अतः उसने बादशाह को दक्खन में इसकी सूचना भिजवाने में देरी नहीं की। इसी समय एक मुगल अमीर शहबाज खां कम्बो की मृत्यु हो जाती है। उसकी 1 करोड़ मूल्य की चल अचल संपत्ति पर सलीम ने बलात् अधिकार कर लिया। अगले चरण में पहले पंजाब विजय की योजना बनाई गई, किंतु इसके दुष्कर मानकर आगरा के 20 करोड़ से भी अधिक के कोष पर कब्जा करने की योजना बना ली गई, वो तो असफल हो गई। लेकिन सलीम से जघन्य अपराध हो गया। सत्ता की मदहोशी में उसने उस कुकृत्य को अंजाम दिया जो उसके व्यभिचारी जीवन शैली के अनुरूप तो थी, किंतु रिवाजों, परंपराओं एवं मर्यादाओं के पूर्णतः प्रतिकूल थी। उसने सत्ता एवं असूया के नशे में एक अनहोनी को बेशर्मी से अंजाम दे डाला। उसने अपनी सौतेली मां अकबर की पत्नी एवं सुल्तान दानियाल की मां अनारकली से बलात्कार कर डाला। इससे मुगल हरम में कोहराम मच गया और उसको सर्वाधिक स्नेह करने वाली उसकी दादी व अकबर की मां मरियम मकानी को गहरा दुख, आघात व क्षोभ पहुंचा। वह तत्काल इस बुरे बच्चे को राह पर लाने के लिए चल पड़ी, किंतु सलीम किस मुंह से उसका सामना करता। अतः अपनी सेनाओं को थल मार्ग से इलाहाबाद पहुंचने का निर्देश देकर स्वयं नौका पर सवार होकर इलाहाबाद की ओर पलायन कर गया। मित्रों, मैं बीच में एक बात कहना चाहूंगा कि जो ट्रेवलॉग है, ये ब्रिटिश ट्रेवलॉग के आधार पर हेरम चतुर्वेदी ने लिखा है, इसलिए अनारकली को उन्होंने एक ऐतिहासिक चारित्रिक पहेली माना है। तो इसको उस दृष्टि से सुना जाए और इस पर विचार किया जाए। इतनी पाशविकता का परिचय देने के बाद वह 12 दिनों की सुखमयी यात्रा के बाद इलाहाबाद पहुंचा, जहां उसने अपने आप को बादशाह घोषित किया तथा उसका खुतबा पढ़ा गया। उसने राजसी प्रतीक धारण किए, खुबू को कुतुबुद्दीन खां का विरुद्ध एवं बिहार की सूबेदारी प्रदान की, लाल बेग को जौनपुर एवं यतीम बहादुर को कालपी का प्रशासन सौंपा गया। बिहार के खजाने का 30 लाख रुपया भी सलीम ने हड़प दिया। अब्दुल्ला को खां का खिताब एवं बहुमूल्य जागीर प्राप्त हुई। जब इस जघन्य अपराध
तथा विश्वासघाती घटनाक्रम की सूचना मुगल बादशाह को हुई, तब असीरगढ़ की घेराबंदी कर रहे अकबर की पहली चिंता अकबर को साम्राज्य की ही सताई। उसने सलीम के अन्य साथी ख्वाजा मोहम्मद शरीफ को शांति व संबंधों की पुनर्स्थापना के प्रयास स्वरूप भेजा। उसके सलाहकारों ने उस पूरे प्रकरण में अपने आप को निर्दोष साबित करने की सलाह दी। शरीफ को भी वह वजीर के पद का प्रलोभन देकर अपनी ओर करने में सफल रहा। एक विशाल सेना एकत्रित करने लगा ताकि वक्त आने पर इकराम आ सके। दक्खन के मामलों की पूर्ण व्यवस्था कि अकबर जल्दी आगरा लौटा। इधर सलीम ने 30,000 की सेना के साथ इलाहाबाद से आगरा के लिए पूरी तैयारी के साथ प्रस्थान किया। मार्ग में लूटपाट करता वह बढ़ चला। अकबर की तैयारी से घबराकर उसने बादशाह के उस हुक्म को मानने से मना तो नहीं किया कि वह बंगाल एवं उड़ीसा की सूबेदारी करेगा, किंतु पुनः इलाहाबाद सुरक्षित पहुंचकर उसने बंगाल उड़ीसा में अपने आदमियों व सैन्य टुकड़ियों को भेजने से शक्ति कम करने का असर समझा एवं पुनः स्वतंत्र शासन करने लगा। वह गोवा के पुर्तगाली शासक के साथ पत्र व्यवहार करके अकबर के विरुद्ध सैन्य सहायता की प्रार्थना करने लगा। तो साथियों, अनारकली एक ऐतिहासिक पहेली इस शीर्षक से हिरम चतुर्वेदी ने मुगल महिलाओं पर जो किताब लिखी है उससे हमने आपसे संवाद किया। इसका अगला हिस्सा हम 1-2 दिन बाद आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।